आज हम लोग अपने इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग एक नए टॉपिक को और डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव। ठीक है, इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, साउंड वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं कि आखिर साउंड वेव का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। उस कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसका फीचर्स, और थोड़ा सा इसको आम भाषा में बोला जाए उसका गुण, विशेषता, उसके पास क्या खासियत है, इसी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। साउंड वेव बेसिकली सिंपल सा इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको अपने माइंड में लेके आना है। तो ये जो साउंड वेव है इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या फीचर्स है, क्या गुण है, खूबी, विशेषता, जो बोल लीजिए सब सही है आपका। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज हम आपको यहाँ पे बता देना चाहते हैं, ये टॉपिक थोड़ा सा आपका बड़ा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक को दो हिस्सों में बांट लेंगे। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव का। इसके आने वाले क्लास में हम लोग इसका सेकेंड हिस्सा डिस्कस करेंगे। तो ये आपका जो है वो पार्ट 1 है, इस बात को आप याद रखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स का, यानी कि इस टॉपिक का बेसिकली ये पार्ट नंबर 1 है। और चूंकि टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है और बेहतर तरीके से हम लोग इसको समझ सके, इसके लिए थोड़ा सा डिवाइड कर लेंगे। पहला पार्ट आज, अगला पार्ट इसका कल कर लेंगे, लेकिन दोनों पार्ट आपस में कनेक्टेड होगा, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव। इसमें बेसिकली हम लोग साउंड वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा लंबा भी है, तो बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। ध्यान से इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी टॉपिक में यानी कि अगले वाले क्लास में आपका 2 फॉर्मूला से सामना होगा। पहला बात ये हो गया हमारा। दूसरा बात ये कि इसमें ना कॉन्सेप्चुअल चीजें बहुत ज्यादा हैं, मतलब कि आपको समझना पड़ेगा इसमें बहुत ज्यादा। ठीक है, और तीसरा चीज, इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स बहुत मिलेंगे आपको। जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स अभी फिलहाल 3 है, क्रस्ट, ट्रफ और वेवलेंथ। आने वाले क्लास में यानी कि कल हम लोग लगभग 7-8 इंपॉर्टेंट टर्म और देखने वाले हैं इसमें। तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, बड़ा है प्लस इंपॉर्टेंट भी है। शुरू करते हैं। ये टॉपिक शुरू हमारा होता है कहाँ से पता है? 2 वर्ड से, एक कॉम्प्रेशन से और एक रेयरफैक्शन से। अब आपके लिए ये दोनों वर्ड बिल्कुल नया वर्ड नहीं है, आप इसके बारे में जान चुके हैं। रीजन ऑफ कॉम्प्रेशन क्या होता है, रीजन ऑफ रेयरफैक्शन क्या होती है, हम लोग जानते हैं। वहीं से हमारा आज का क्लास चालू होगा और देखते चलिएगा, आपके आपस में ना सब चीज कनेक्टेड है, आपको यहाँ पे एक तरीके से पता चल जाएगा। देखा जाए, शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला पॉइंट है कि compressions आर द रीजन वेयर पार्टिकल्स आर क्राउडेड टुगेदर एंड रिप्रेजेंटेड बाय द अपर पोर्शन ऑफ द वेव। चलो इसको छोड़ो, आप ना फिलहाल अभी तक फिलहाल कहा गया था, अभी फिलहाल आप यहां तक बस ध्यान दो। क्या यहां तक क्या कहना चाह रहा हूं आपको समझ में आया? ये कह रहा है कि compressions आर द रीजन वेयर पार्टिकल्स आर क्राउडेड टुगेदर। सही बात है भाई, रीजन ऑफ कंप्रेशन हमारा वो जगह होता है जहां पे पार्टिकल्स आपस में बहुत ज्यादा चिपके रहते हैं, यानी कि क्राउडेड होता है। पहला बात वही यहाँ पे कहा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या कहा गया है उसको छोड़ो, पहले आप इधर आ जाओ। आगे भी हम लोग समझेंगे, लेकिन इधर आते हैं। पहले हमने आपको जब पढ़ाया था रीजन ऑफ कंप्रेशन और रीजन ऑफ रेयरफैक्शन, तो हमने इस प्रकार का एक साउंड बॉक्स बनाया था आपके सामने, है ना। ये बेसिकली क्या है, आपका एक साउंड बॉक्स समझ लो, सिंपल सा साउंड बॉक्स समझ लेंगे इसको। ठीक है, अब समझिए। अब चूंकि साउंड बॉक्स है, साउंड बॉक्स वाइब्रेट करता है तभी हमारा साउंड क्रिएट होता है इसमें से। चलो, हमने इस प्रकार का कुछ स्ट्रक्चर बनाया था, आपको याद आ रहा हो तो। क्या आप बता सकते हैं कि ये जो हमारा रीजन है, ये वाला रीजन, यहाँ पे पार्टिकल्स बहुत ज्यादा आपस में टाइटली पैक है, यानी कि आपस में चिपके हुए हैं। तो जहां पे टाइटली पैक रहते हैं पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल की संख्या ज्यादा रहता है, सब आपस में चिपका हुआ रहता है तरीके से, उस रीजन को हम लोग क्या कहते थे? रीजन ऑफ कॉम्प्रेशन। रीजन ऑफ कॉम्प्रेशन, तो कॉम्प्रेशन को हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते थे। उसी प्रकार से जहां पे हमारा पार्टिकल्स कम रहता था उसको हम लोग क्या बोलते थे? रीजन ऑफ रेयरफैक्शन। फिर ये कॉम्प्रेशन हो जाएगा और फिर ये हमारा रेयरफैक्शन हो जाएगा। ये दोनों जानते हैं। देखो, ये रीजन ऑफ रेयरफैक्शन और रीजन ऑफ कॉम्प्रेशन समझाने का मेरा तरीका था, आपके बुक में दिए जैसा दिया हुआ है वही चीज है इसमें भी। लेकिन सवाल है कि सर यदि एग्जाम में आ जाए तो क्या ऐसा एग्जाम में आता है? कभी नहीं, एग्जाम में ऐसा कभी नहीं आएगा। देखो, रीजन ऑफ कॉम्प्रेशन और रीजन ऑफ रेयरफैक्शन को समझने का सबसे बेस्ट तरीका आपके पास ये है, यहां से आप इजिली समझ गए। लेकिन इसी चीज को हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राफिकल मेथड में। और ये जो आपको नीचे वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है,
यही है आपका ग्राफिकल मेथड। कहने का मतलब ये जो आप यहाँ पे रीजन ऑफ कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन देख रहे हैं, इसी चीज को हमको कहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ता है, ग्राफ में करना पड़ता है। अब कभी भी एग्जाम में ये चीज नहीं आता है, एग्जाम में क्या आता है, ग्राफ आएगा, बोलेगा कि ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके बताओ कि रीजन ऑफ कंप्रेशन कहाँ है और रीजन ऑफ रेयरफैक्शन कहाँ है। ग्राफ पे ऐसा वाला कभी नहीं आता है, ग्राफ पे आता है। तो आज हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे कि आखिर ग्राफ के ऊपर रीजन ऑफ रेयरफैक्शन कहाँ होता है और रीजन ऑफ कंप्रेशन कहाँ होता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें। बस इसी चीज को हम लोग क्या कर देंगे, ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे, सिंपल। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आप यहां पे आइए। तो कंप्रेशन कैसा रीजन होता है, जहां पे पार्टिकल्स क्या होते हैं, टाइटली पैक होते हैं, क्राउडेड होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रीजन ऑफ कंप्रेशन। और ग्राफ में रीजन ऑफ कंप्रेशन कहां पे शो करेंगे हम लोग, एंड जहां पे रिप्रेजेंटेड बाय द अपर पोर्शन ऑफ द वेव। ये हमारा वेव का स्ट्रक्चर है कि नहीं, कुछ इस प्रकार का है, इस प्रकार का है कुछ हमारा। तो ये हमारा वेव है। तो वेव का जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको हम लोग दर्शाते हैं कि रीजन ऑफ कंप्रेशन है। जैसे एक ये वाला हो जाएगा हमारा ऊपर वाला हिस्सा, एक ये वाला हो जाएगा और एक हमारा ये वाला हो जाएगा। तो ये आपका जो देख रहे हैं सीधा लाइन, इस सीधे वाले लाइन को हम लोग कहते हैं मीन पोजीशन। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपको सीधा लाइन दिख रहा है, इस सीधे लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, मीन पोजीशन। ये टर्म आगे भी आपको मिलेगा, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, बार बार मिलेगा ये टर्म। ठीक है, ये टर्म आपको बार बार मिलेगा। तो ये आपका बेसिकली एक लाइन है जिसको हम लोग क्या कह देंगे, मीन मीन पोजीशन कह देंगे। मतलब कि इस लाइन के ऊपर आधा हिस्सा और इस लाइन के नीचे हमारा आधा हिस्सा। तो ये आपका जो बेसिकली दिख रहा है ये कर्व वाला स्ट्रक्चर, ये आपका बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। किसको शो करने के लिए, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन को शो करने के लिए। अभी फिलहाल हमने समझा कंप्रेशन के बारे में। तो ग्राफ में रीजन ऑफ कंप्रेशन कहाँ पे हम लोग शो करते हैं, अपर पोर्शन में, ये वाला और ये वाला, ये हो गया हमारा रीजन ऑफ कंप्रेशन। अब देखो यहाँ पे आपका रीजन ऑफ कंप्रेशन ये था और एक ये था, यही दोनों चीज यहां पे भी है, लेकिन तरीका हमारा क्या हो गया, ग्राफ वाला हो गया। ये नॉर्मल तरीका है, ये ग्राफ वाला है, और हमेशा एग्जाम में ऐसा ही वाला आता है। ठीक है, तो रीजन ऑफ कंप्रेशन में कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द पीक रिप्रेजेंट्स द रीजन ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन। पीक का मतलब क्या होता है, चोटी, सबसे ऊपर, है ना। तो आप यदि थोड़ा सा गौर करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये रीजन ऑफ कंप्रेशन का ये हमारा पीक है, ये पीक है, और ये भी हमारा क्या है, पीक है, यानी कि सबसे ऊपर वाला हिस्सा हमारा है। तो ये जो आप देख रहे हैं पीक, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे कंप्रेशन मैक्सिमम होता है। यानी कि यहाँ पे पार्टिकल्स इस पीक पर और इस पीक पर पार्टिकल आपस में बहुत टाइटली पैक है, बहुत भयंकर रूप से। पहला बात तो ये ऊपर में क्या आपका है, रीजन ऑफ कंप्रेशन है, लेकिन सबसे ज्यादा कंप्रेशन यदि कहीं पर होगा तो वो कहां पर होगा, पीक पे होगा। हालांकि इस वाले जगह पे भी होगा कंप्रेशन, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, लेकिन सबसे ज्यादा कहां पे, यानी कि सबसे ज्यादा पार्टिकल कहां पे पैक होंगे, पीक पर, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, वही बात यहाँ पे कहा गया था कि द पीक रिप्रेजेंट्स द रीजन ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन। जो उसका पीक है वो आपका मैक्सिमम कंप्रेशन, यानी कि वहां पे पार्टिकल सबसे ज्यादा टाइटली पैक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Thus, compressions are regions where density as well as pressure is high। चलिए अब आप पिछले वाला क्लास याद कीजिए, पिछले वाला क्लास आप याद कीजिए। हमने आपको बताया था रीजन ऑफ कंप्रेशन के बारे में 2-3 बातें। जब भी इस बात हो रीजन ऑफ कंप्रेशन का, इसका मतलब 2-3 चीज आप ध्यान में रखिएगा। रीजन ऑफ कंप्रेशन मतलब पार्टिकल्स बहुत ही टाइटली पैक होंगे, पहला बात। अब चूंकि टाइटली पैक है तो प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। अब जब प्रेशर ज्यादा है, टाइटली पैक भी पार्टिकल आपस में है, तो डेंसिटी क्या होगा, वो भी ज्यादा होगा। यानी कि रीजन ऑफ कंप्रेशन जहां पे होंगे वहां पे पार्टिकल्स का संख्या ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा और डेंसिटी भी ज्यादा होगा। लेकिन यही तीनों बात हमारा उल्टा हो जाता है किसमें, रेयरफैक्शन में। तो वो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल रीजन ऑफ कंप्रेशन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई है ना। चलिए, यदि ये चीज आपको समझ में आ रहा है तो अगला वाला जो हमारा क्लास होगा इसी टॉपिक का पार्ट 2 जो होगा वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे, उसमें तो आपको बहुत नई चीजों को सीखने को मिलेगा। चलिए, तो
तो इन 3 पॉइंट में खास करके इसमें और इसमें आपने रीजन ऑफ कंप्रेशन के बारे में समझा। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं रीजन ऑफ रेयरफैक्शन के बारे में कि आखिर ये किस तरीके से काम करता है। चलिए रेयरफैक्शन के बारे में आ जाते हैं, थोड़ा सा क्या कहा गया देखा जाए। रेयरफैक्शंस आर द रीजन वेयर पार्टिकल्स आर स्प्रेड अपार्ट। यहीं तक समझते हैं पहले। स्प्रेड अपार्ट का मतलब क्या हुआ भाई? रीजन ऑफ रेयरफैक्शन ऐसा रीजन होता है या फिर ऐसा जगह होता है जहां पे पार्टिकल आपस में टाइटली पैक नहीं होते, फैले फैले रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, हटके मतलब पास में नहीं रहते वो ज्यादा। एग्जाम्पल आपका ये वाला आपका रीजन ऑफ रेयरफैक्शन है भाई। पार्टिकल्स यहाँ पे भी हैं लेकिन क्या टाइटली पैक हैं? नहीं, हटे हटे हैं। उसी प्रकार से आपका ये वाला है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन रेयरफैक्शन को हम लोग ग्राफ पे कहाँ पे प्लॉट करेंगे? ऑब्वियस ये बात, अब थोड़ा सा अंदाजा आप लगा लिए होंगे। कंप्रेशन को ऊपर में करते हैं तो रेयरफैक्शन को ऑब्वियस बात है नीचे करेंगे। देख लेते हैं। एंड रिप्रेजेंटेड बाय द वैली दैट इज द लोअर पोर्शन ऑफ द कर्व। वैली, अच्छा यहाँ पे ना 2 वर्ड इस्तेमाल होता है। रीजन ऑफ कंप्रेशन का जब भी हम लोग बात करते हैं तो वहां पे वर्ड इस्तेमाल होता है पीक, और जब भी बात करते हैं रीजन ऑफ रेयरफैक्शन का तो वहां पे वर्ड इस्तेमाल होता है वैली। इसका मतलब क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए ये वाला पोर्शन, ये है आपका रीजन ऑफ रेयरफैक्शन, ये भी रीजन ऑफ रेयरफैक्शन और ये भी रीजन ऑफ रेयरफैक्शन। वैली का मतलब समझते हैं क्या होता है? हाँ, 2 पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होता है कुछ इस प्रकार का आपने देखा होगा। यदि ये पहाड़ है, इससे ये भी पहाड़ है, ये ऐसा है, तो इसी जगह को हम लोग क्या कहते हैं? वैली कहते हैं। और ऐसा ही कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वैली है, ये वैली है और ये भी आपका वैली है। सिंपल सी बात है। तो ये आपका पीक मतलब सबसे ऊपर चोटी, एक तरीके से पहाड़ का ये बात कर रहा है। पहाड़ के ऊपर वाले हिस्से को पीक कहते हैं, नीचे वाले हिस्से को जो ऐसा रहता है वैली कहते हैं। तो पीक पे कंप्रेशन, वैली पे रेयरफैक्शन, सिंपल। तो ग्राफ में रीजन ऑफ रेयरफैक्शन को हम लोग शो कहाँ पे करते हैं? नीचे वाले हिस्से पे करते हैं, यानी कि वैली पे करते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये आपका पीक पीक पीक, तो ये आपका क्या हो गया? वैली वैली और वैली, और बनाएंगे तो और बन जाएगा, इतना काफी है। आगे बढ़ते हैं, और क्या कहा गया देखा जाए। द वैली रिप्रेजेंट्स द रीजन ऑफ मैक्सिमम रेयरफैक्शन। अच्छा, जैसे वो पीक था, पीक किसको रिप्रेजेंट करता था? मैक्सिमम कंप्रेशन को, यानी कि यहाँ पे पार्टिकल आपस में बहुत ज्यादा टाइटली पैक है। तो यहाँ पे पार्टिकल क्या है? बहुत दूर दूर भागे हुए हैं, आपस में नहीं पास है, दूर है। क्यों दूर है भाई? क्योंकि बात कर रहे हैं किसका? रेयरफैक्शन का बात कर रहे हैं। बहुत सिंपल, इसमें टाइटली पैक होते हैं, इसमें टाइटली पैक नहीं होते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा कंप्रेशन देखने को मिलेगा और यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको रेयरफैक्शन देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पे पार्टिकल्स बहुत दूर दूर फैले रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे रेयरफैक्शन ज्यादा है, मतलब फिर कम क्या है यहाँ पे बताओ? कंप्रेशन कम है। देखो यहाँ पे ना कंफ्यूज करने के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा आपको, क्या है यहाँ पे? देखो, द वैली रिप्रेजेंट्स द रीजन ऑफ मैक्सिमम रेयरफैक्शन, यानी कि वैली के पास रेयरफैक्शन क्या होगा? मैक्सिमम होगा। लेकिन कंफ्यूज करने के लिए क्या बोल देगा कि मिनिमम कंप्रेशन। कंफ्यूज होना ही नहीं है, सिंपल सी बात है। अब थोड़ा सा ना चलो हम भी आपको कंफ्यूज करते हैं। जैसे पहले तो आराम तरीके से समझाते हैं और देखते हैं आप कंफ्यूज होते हैं कि नहीं। पहला बात ये, यदि हमारा ये पीक है तो यहाँ पे मैक्सिमम हमारा कंप्रेशन होगा, तो बताओ मिनिमम क्या हुआ? रेयरफैक्शन। ये कंफ्यूज करने का तरीका हो गया। हालांकि सिंपली आपसे भी पूछा जा सकता है कि बताओ यहाँ पे मैक्सिमम क्या है? कंप्रेशन है मैक्सिमम। लेकिन कंफ्यूज करने के लिए बोलेगा कि बताओ फिर यहाँ पे मिनिमम क्या है? मिनिमम रेयरफैक्शन है भाई। उसी प्रकार से यहाँ पे बोलेगा कि बताओ यहाँ पे मैक्सिमम क्या है? यहाँ पे मैक्सिमम रेयरफैक्शन है। लेकिन फिर कंफ्यूज करने के लिए बोलेगा कि बताओ यहाँ पे फिर मिनिमम क्या है? कंप्रेशन है। सिंपल सी बात है। तो कई बार कंफ्यूज करने के लिए टीचर ना ऐसे डाल देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। जैसे आपसे बोलेगा कि बताओ रीजन ऑफ कंप्रेशन में मिनिमम क्या होगा? आपको पता है कि कंप्रेशन का बात कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है भाई, वहां पर रेयरफैक्शन तो होता ही नहीं है, तो वहां पे मिनिमम क्या हो जाएगा? रेयरफैक्शन। उसी प्रकार से सवाल को ऐसे पलट देगा कि रीजन ऑफ रेयरफैक्शन में मिनिमम क्या होता है। आपको पता चलेगा कि अच्छा बात कर रहा है रेयरफैक्शन का, रेयरफैक्शन में तो कंप्रेशन होता ही नहीं है, तो फिर मिनिमम क्या होगा? वहां पे कंप्रेशन हो जाएगा। तो कई बार कंफ्यूज करने के लिए टीचर यहाँ पे वर्ड लिख देते हैं और यहाँ पे हमने लिखा है ताकि आप इसको समझ सके। कंप्रेशन में मैक्सिमम क्या होगा? कंप्रेशन। मिनिमम क्या होगा? रेयरफैक्शन।
रेयरफैक्शन में मैक्सिमम क्या होगा, रेयरफैक्शन, मिनिमम कंप्रेशन, सिंपल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 रेयरफैक्शंस आर रीजन्स वेयर डेंसिटी एज वेल एज प्रेशर इज लो। ये बात वही वाला है जो हमने पढ़ रखा है पहले से। रीजन ऑफ कंप्रेशन में डेंसिटी प्रेशर दोनों ज्यादा होता है, रीजन ऑफ रेयरफैक्शन में डेंसिटी और प्रेशर दोनों कम होते हैं। क्यों कम होते हैं, रीजन पूछ दे तो, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर फैले हुए होते हैं, आपस में टाइटली पैक नहीं होते हैं। तो इन 3 पॉइंट में आपने किसके बारे में समझा, रेयरफैक्शन के बारे में समझ लिया। तो ये शुरुआत का 3 पॉइंट कंप्रेशन के बारे में और ये शुरुआत लास्ट का 3 पॉइंट रेयरफैक्शन के बारे में था। अब मेरे हिसाब से आपको रेयरफैक्शन और कंप्रेशन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसमें भी दिक्कत नहीं होना चाहिए कि रीजन ऑफ कंप्रेशन और रीजन ऑफ रेयरफैक्शन को ग्राफ में कहां पे शो करते हैं हम लोग। याद रखिएगा, सिंपल सा एक बार फिर से बता देते हैं। ग्राफ में ये बेसिकली आपका ग्राफ है, इसी को हम लोग कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफ में जो ऊपर वाला आपका पोर्शन होता है उसमें हम लोग रीजन ऑफ कंप्रेशन शो करते हैं, और जो मीन पोजीशन है आपका, यानी कि ये डंडी सीधा लाइन, उसके नीचे वाले पोर्शन में हम लोग रीजन ऑफ रेयरफैक्शन शो करते हैं। सिंपल सी बात है। इस ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं पीक और इस नीचे वाले को हम लोग क्या कह देते हैं, वैली कह देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा और एडवांस आप इसमें बात करना चाहेंगे तो वही कंफ्यूजन वाला बात हो गया। यदि यहाँ पे हमारा मैक्सिमम कंप्रेशन है तो मिनिमम रेयरफैक्शन है, यहाँ पे यदि मैक्सिमम हमारा रेयरफैक्शन है तो मिनिमम कंप्रेशन है। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं कुछ 3 इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास है, इसको समझ लेते हैं। ये क्या होता है, क्रस्ट क्या है सबसे पहले समझ लो। द पीक इज कॉल्ड द क्रस्ट ऑफ अ वेव। वो क्या है, आपका एक वेव है बेसिकली, लेकिन किस फॉर्म में है, ग्राफ के फॉर्म में है। तो जो पीक है उसी को हम लोग कहते हैं क्रस्ट। जैसे ये आपका क्या था बताइए, पीक था, तो यही हमारा क्या कहला जाएगा, क्रस्ट कहला जाएगा। ये क्या था आपका, पीक था, तो यही हमारा क्रस्ट कहला जाएगा। उसी प्रकार से ये भी आपका पीक था, तो ये भी हमारा क्रस्ट कहला जाएगा, सिंपल। तो पीक ही हमारा क्या कहलाता है, क्रस्ट कहलाता है। तो अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर इस वैली को भी तो कुछ कहते होंगे, देखते हैं उसको क्या कहते हैं। द वैली इज कॉल्ड द ट्रफ ऑफ अ वेव। पीक को क्रस्ट कहते हैं और वैली को ट्रफ कहते हैं। तो ये आपका वैली है, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, ट्रफ कह देंगे। और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फिर ट्रफ हो जाएगा, और ये भी आपका ट्रफ हो जाएगा। डायग्राम नोट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत आपके रिवीजन में काम आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पीक को क्रस्ट और वैली को ट्रफ हम लोग बोला करते हैं। अच्छा, यहां पे भी कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या बोलेगा ना, ऐसे बोलेगा, समझिएगा, सवाल किस रूप में आ सकता है कंफ्यूज करने, हालांकि आपको पता है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन में आ जाएगा कि बताओ क्रस्ट ग्राफ में किधर की ओर होता है, अप या डाउन। तो ऑब्वियस ही बात है भाई, क्रस्ट है तो अप में होगा। उसी प्रकार से पूछेगा कि ट्रफ ग्राफ में किधर की ओर होता है, अप साइड या डाउन साइड, डाउन साइड होता है। तो कई बार सवाल इस तरीके से भी आ सकता है। कहने का मतलब, यदि आप इस ग्राफ को बेहतरीन तरीके से कॉपी में नोट कर लेते हैं तो सवाल कैसे भी आ जाए आराम से बन जाएगा। सिंपल सा बात है भाई, ग्राफ हमारा 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक ऊपर और एक नीचे, और इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, मीन पोजीशन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्रस्ट हो गया, ट्रफ हो गया। अब थोड़ा सा आ जाते हैं वेवलेंथ क्या होता है, समझिए बहुत ध्यान से। कहा गया इसमें कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस, कंप्रेशंस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से, आपको पता है, और 2 कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शंस, रेयरफैक्शंस को कैपिटल आर से करते हैं, इज कॉल्ड द वेवलेंथ। अच्छा, पहले ना इसमें एक वर्ड आप समझो, कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, एक के बाद एक, एक के बाद एक, लगातार, उसी को हम लोग कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव। तो यहाँ पे आराम से यदि आप इसको पढ़ेंगे ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस, यानी कि 2 कंप्रेशन के बीच का जो दूरी है, या फिर 2 रेयरफैक्शन के बीच का जो दूरी है, उसी दूरी को हम लोग कह देते हैं वेवलेंथ। अब थोड़ा सा ग्राफ पे समझ लेते हैं कि होता क्या है। ध्यान से यदि आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा पहला कंप्रेशन, ये हमारा दूसरा कंप्रेशन, तो लगातार हुआ कि नहीं हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये तीनों का तीनों कंप्रेशन हमारा क्या कहलाएगा, कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन कहलाएगा, मतलब कि लगातार है। उसी प्रकार से आप इसमें देखेंगे रेयरफैक्शन, 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 पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, तो ये भी तो लगातार ही हुआ, एक के बाद एक, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा,
कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शन कहलाएगा। तो खैर ये तो हमारा अलग बात हो गया, लेकिन यहाँ पे आइए, दो कंप्रेशन के बीच के दूरी को, पहला वाला ये, दूसरा वाला ये, लेकिन ध्यान रहे ये लगातार होना चाहिए। लगातार मतलब एक के बाद ये। अब आप ये नहीं कह सकते कि डायरेक्टली यहां से यहां, नहीं, फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें वर्ड इस्तेमाल किया गया बहुत एक इंपॉर्टेंट, कॉन्जिक्यूटिव, मतलब कि इसके बगल वाला ही होना चाहिए, फिर उसके बगल वाला चलेगा, लेकिन डायरेक्टली यहां से उठ के वहां चले गए वो नहीं, वो बिल्कुल नहीं। तो ये पहला कंप्रेशन हो गया और ये हमारा दूसरा कंप्रेशन हो गया। तो इन दोनों कंप्रेशन के बीच का जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, उसी को हम लोग कह देते हैं वेवलेंथ। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, यही हमारा कहला जाएगा वेवलेंथ। इसको आप ऐसे कर लो, याद रखिएगा। ये कंप्रेशन के लिए एप्लीकेबल है तो रेयरफैक्शन के लिए भी एप्लीकेबल है। तो दो रेयरफैक्शन का जो दूरी है यहां से लेकर यहां आप बोल सकते हैं, या फिर आप यहां से यहां तक बोल सकते हैं। उसी प्रकार से कंप्रेशन में यहां से यहां या फिर यहां से यहां, लेकिन हमेशा लगातार होगा, एक के बाद एक होगा। तो ये दूरी भी हमारा क्या कहलाएगा, वेवलेंथ ही कहलाएगा। ये भी हमारा सिंपल है। तो दो कंप्रेशन या दो रेयरफैक्शन के बीच के दूरी को, डिस्टेंस को ही हम लोग कहते हैं वेवलेंथ। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे वेवलेंथ के बारे में 2 पॉइंट और लिखा हुआ है, इसको भी समझ लीजिए। दी वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाई ये वाला साइन, और इस साइन का नाम है लैम्बडा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्बडा। ये ग्रीक वर्ड है, जैसे हमारा हिंदी वर्ड होता है, इंग्लिश वर्ड होता है, उसी प्रकार से हमारा एक ग्रीक वर्ड है, उसको हम लोग बोलते हैं लैम्बडा। याद रखिएगा, इसका स्पेलिंग थोड़ा सा हम लिख देते हैं यहाँ पे, सिंपल है, LAMBDA, लैम्बडा। ठीक है, कहने का मतलब ये जो आपका वेवलेंथ है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस वाले सिंबल से। मान लीजिए कि आपको बार बार WAVELENGTH लिखने का मन नहीं कर रहा है, तो सिंपली आप वो साइन डाल दो, टीचर समझ जाते हैं कि बच्चा किसका बात कर रहा है, वेवलेंथ का बात कर रहा है। तो यहाँ जो आपका वेवलेंथ है, मान लीजिए कि आपको ये साइन, ये पूरा लिखने का मन नहीं कर रहा, तो आप कुछ इस प्रकार का साइन बना दो, हो गया वेवलेंथ। उसी प्रकार से आपका ये वाला भी है। तो वेवलेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, लैम्बडा से करते हैं। चलिए अब थोड़ा सा ईमानदारी से इसको आप मत देखना, ठीक है, ईमानदारी से, उधर देखना ही नहीं। हम आपका IQ जानना चाहते हैं। क्योंकि वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस है, दो कंप्रेशन के बीच का या फिर दो रेयरफैक्शन के बीच का डिस्टेंस है। और डिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है, मीटर। तो बताओ वेवलेंथ का भी क्या होना चाहिए, मीटर ही होना चाहिए। अब आप देखो क्या वही मीटर ही है, बिल्कुल भी है। तो द SI यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर, डिनोट करेंगे स्मॉल m से। तो यहां से यहां तक का जो हमारा दूरी है, बेसिकली डिस्टेंस ही तो है, और डिस्टेंस का यूनिट हमारा मीटर होता है। तो वेवलेंथ का भी SI यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ये भी मीटर, ये भी मीटर, यहां से यहां बात करेंगे तो वो भी मीटर, और यहां से यहां बात करेंगे तो वो भी हमारा मीटर ही होगा। चलिए अब तो मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका ऑनलाइन वाले बच्चे, सबसे पहले आप लोग इसका बेहतरीन तरीके से स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में इसको नोट कीजिए, और 2 मिनट हम लेंगे और थोड़ा सा आपको हम फटाक से रिवाइज करवा देते हैं कि आखिर आपने इसमें क्या पढ़ा। मेरा मकसद है कि आपका 90% चीज यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, पहला चीज ये कि रीजन ऑफ रेयरफैक्शन और कंप्रेशन आप पहले से जानते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बात करना चाहें तो आप ये बोल सकते हैं कि रीजन ऑफ कंप्रेशन वो जगह होता है या फिर वो रीजन होता है जहां पे पार्टिकल्स टाइटली पैक होते हैं। पहला बात, प्रेशर ज्यादा होता है, अब प्रेशर ज्यादा है तो डेंसिटी भी ज्यादा होगा। उसी प्रकार से रीजन ऑफ रेयरफैक्शन में पार्टिकल्स दूर दूर फैले हुए होते हैं, पहला बात। दूसरा बात, प्रेशर कम होता है क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर फैले हुए होते हैं, और प्रेशर कम है तो डेंसिटी भी कम है। सिंपल। ग्राफ का बात करें तो ऊपर वाला हिस्सा हम लोग डिनोट करते हैं कंप्रेशन के लिए, और नीचे वाला हिस्सा हमारा रेयरफैक्शन के लिए होता है। ऊपर में जो सबसे टॉप वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग कहते हैं पीक, और पीक ही हमारा कहलाता है क्रस्ट। सिंपल। उसी प्रकार से नीचे वाला हिस्सा जो है उसको हम लोग कहते हैं वैली, और वैली को ही हम लोग कह देते हैं एक अलग टर्म, ट्रफ। सिंपल सी बात है। पीक बोलो या फिर क्रस्ट बोलो, वहां पे रीजन ऑफ कंप्रेशन क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। ट्रफ बोलो या वैली बोलो, वहां पे रीजन ऑफ रेयरफैक्शन सबसे ज्यादा होता है। इसको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आप ये भी बोल सकते हैं कि यदि यहाँ पे रीजन ऑफ कंप्रेशन ज्यादा है तो रीजन ऑफ रेयरफैक्शन कम है, यहाँ पे यदि रीजन ऑफ रेयरफैक्शन ज्यादा है तो रीजन ऑफ कंप्रेशन कम है। कंफ्यूज करने के लिए इस वर्ड कई बार इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आपने समझा वेवलेंथ,
सिंपल सा बात है कि दो कंप्रेशन या दो रेयरफेक्शन के बीच के दूरी को ही हम लोग कह देते हैं वेवलेंथ, और वेवलेंथ को डिनोट करते हैं हम लोग लैम्डा से, साइन आपके सामने है, ठीक है। और चूंकि वेवलेंथ हमारा क्या है, एक डिस्टेंस है, तो उसका एस यूनिट मीटर होगा, सिंपल। चलिए आज का क्लास हमारा यही था। क्या कहीं पर किसी प्रकार का कोई डाउट रहा क्या? नहीं ना। अब जब आगे वाला क्लास आप शुरू करेंगे और जब आप रिवाइज करके आएंगे एक तरीके से, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ वाकई में हम लोग साउंड वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। और ये सब जो आप पढ़ रहे हैं ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स ही है। ये जो साउंड वेव आप देख रहे हैं, इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है, ये आप इसके फीचर्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। फीचर्स क्या है? ऊपर में कंप्रेशन, नीचे में रेयरफेक्शन। इसको क्रस्ट बोल दो या पिक बोल दो, इसको ट्रफ बोल दो या वैली बोल दो, सिंपल। यही सब तो कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आने वाले क्लास में हम लोग इस चैप्टर इस टॉपिक को और कंटिन्यू करेंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव का पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कर लेंगे। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए, कहीं पर डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। हाँ, अगला वाला क्लास थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट है, तो अगले वाले क्लास में जब आप लोग आएंगे तो एक बार रिवीजन करके पक्का आइएगा, क्योंकि अगला वाला क्लास आज के क्लास से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वहाँ पे आपको समझना बहुत पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें 7-8 इंपॉर्टेंट टर्म है लगभग, और बहुत आसान भी है, तो मजा आएगा। तो कहीं पर डाउट रहे तो कमेंट कीजिए। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वाले क्लास में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव का पार्ट 2 में, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।